नमस्कार। टेरिडोफाइट में जो हमारी आजकल क्लासेस चल रही हैं उसमें अगला क्लास होगा आज का स्पिनोफाइटा का। इससे पहले हमने दो जो पढ़ चुके हैं, इसमें हमने साइरोटम पढ़ा था और एक जो हमारा डिवीजन था उसमें हमने लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला पढ़ा था। तो तीनों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो एडवांसमेंट है, जो इवोल्यूशन है वो हुआ और क्या क्या करेक्टर ऐसे थे जिनमें डेवलपमेंट बेसिकली ज़्यादा हुआ और कुछ में ऐसा था कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ उसमें प्रिमिटिव करेक्टर भी मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ एडवांस भी मिल जाते हैं। तो ये बात हमने अभी तक करी थी और इसमें ये भी देखा था कि सिलेजनेला जो है वो हेट्रोस्पोरी को दर्शाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट होता है सिलेजनेला। और ये भी कहा जाता है कि सीड हैबिट को जो शुरुआत करने वाले प्लांट हैं उनमें सिलेजनेला को रखा जाता है। तो उसके बारे में भी मैं हम लोग ने देखा था। और उसके बाद लाइकोपोडियम, क्योंकि प्रिमिटिव जो प्रोटो स्टील है उसमें 3 टाइप की स्टील थी, ये उसका करेक्टर था। अब हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्पिनोफाइटा पे पहुंचे हैं, जहाँ पर हम इसका एक मेंबर पढ़ेंगे, इक्विसिटम। तो स्पिनोफाइटा जो डिवीजन है वो बेसिकली बिलोंग करता है ज़्यादातर जो फॉसिल प्लांट्स हैं उनको। लेकिन इक्विसिटम इसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो लिविंग है। और जिस तरह से हम जिम्नोस्पर्म साइकस को पढ़ते हैं कि लिविंग फॉसिल है, उसी तरह से बहुत से टेरिडोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इक्विसिटम भी लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आता है। तो चलिए जानते हैं स्पिनोफाइटा और उसके बाद इक्विसिटम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस करेक्टरिस्टिक लिविंग स्पिनोफाइट्स हैव स्टेम कंटेनिंग लार्ज सेंट्रल पिथ। अब ये आप पॉइंट नोट करते जा सकते हैं, सेंट्रल पिथ का मिलना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिथ उसमें मिलती है जो एडवांस होते हैं। विच इन मैच्योर प्लांट्स इज हॉलो, और यहाँ पर जो पिथ मिलेगी वो सब डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड हो जाती है और वहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, हॉलो एकदम हो जाता है। जैसे कि हम बड़े प्लांट्स में बात करें बैम्बू की, तो उसमें हम देखते हैं कि नोड इंटरनोड होते हैं और बीच में खाली जगह होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी खाली जगह बन जाती है। सराउंडिंग द पिथ कैविटी आर डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। तो जो पिथ कैविटी है जो कि खाली हो जाती है, उसके चारों तरफ वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए रहते हैं। डिस अरेंजमेंट जो है वो यू स्टील कहलाता है। तो यू स्टील का मतलब ट्रू स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब आना शुरू हो गई, तो एवोल्यूशन का एक स्टेप आगे हम बढ़ गए। द बंडल्स कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों में वही चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होगा ही। इसके अलावा इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो लार्ज कैनाल्स का पाया जाना है, जिसमें जाइलम फ्लोएम में, खासकर जाइलम में जो है वो कैनाल पाई जाती है, कैविटी बन जाती है, वहाँ सेल ख़त्म हो जाती हैं और उसको कहते हैं कराइनल कैनाल्स, जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है जाइलम को। एक्सटर्नल टू द वैस्कुलर बंडल इज़ अनदर सेट ऑफ कैनाल। फिर ये तो वैस्कुलर बंडल के अंदर कैनाल कैनाल थी, लेकिन उसके बाद भी हमें मिलती है एक और कैनाल, और उसे कहते हैं वैलिकुलर कैनाल और कॉर्टिकल कैनाल। These canal line up with the depression between the ribs on the surface of the stem। जो स्टेम यहाँ मिलता है उसकी आउटलाइन हमें जो रिब्स हैं, रिजेस या फरोज, इस तरह से हमें मिलती है। तो इनको हम रिब्स कह देते हैं, ये रिजेस हैं, ये फरोज हैं। और इसमें ही ये आपको जो कैनाल कैनाल है इन्हीं के जो डिप्रेशंस होते हैं, ये डिप्रेशन होते हैं, यहीं पर हमें इस तरह की कैविटी मिलेगी, उसको हम कहेंगे वैलिकुलर कैनाल। और अगर वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल का मतलब ये जाइलम फ्लोएम ये बना और बीच में एक कैविटी बन गई, इसको कहेंगे कराइनल कैनाल। ये कैनाल होगी वैलिकुलर कैनाल। मोस्ट फॉसिल स्पिनोफाइट्स हैड अ वेरी सिमिलर स्टेम मॉर्फोलॉजी। और फॉसिल जो इस स्पिनोफाइटा के जो भी मेंबर हैं उसमें भी इसी तरह की मॉर्फोलॉजी मिलती है। तो ये एक थोड़ा परमानेंट करेक्टर रहा, जो फॉसिल में भी मिला और साथ साथ जो लिविंग है उसमें भी मिल जाता है। हालांकि एक स्पिनोफिलम एक जीनस था जो कि सॉलिड स्टेम के साथ मिलता था और वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम भी मिला है जो कि वुड का फॉर्मेशन करता था। तो ये एक अपवाद है, अदरवाइज हॉलो ही मिलते हैं। अब यहाँ पर प्लांट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो
तो ये आप एक पॉपुलेशन देख रहे हैं जहाँ पर जो एंजियोस्पर्मिक ग्रास है उसके साथ में एक विसिटम आपको नज़र आ रहा है। और एक विसिटम में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें नोट्स होती हैं, इंटरनोट्स होती हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पर आप नोट्स इंटरनोट्स दे सकते हैं। इसको अगर आप कस के रगड़ देंगे तो आपके हाथ में ज़रूर से ज़रूर इसमें निशान पड़ जाएंगे। तो इसको स्काउरिंग रशेस भी कहते हैं और हॉर्स टेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका अपीयरेंस बिल्कुल वैसे ही होता है। और सख्त प्लांट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत नाजुक प्लांट हो, क्योंकि स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू भी इसमें होते हैं। हालांकि वेलिकुलर कैनाल और कैरेनल कैनाल्स भी होती हैं। तो जीरोपेटिक और हाइड्रोपेटिक करेक्टर दोनों ही ये दिखाता है। ये बिल्कुल टिप पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोन या स्ट्रोबाइलस आप कह सकते हैं वो ये बन रहा है, और ये हमेशा टिप पे ही बनते हैं। ब्रांचिंग बहुत रेयर होती है इसमें, ये कहा जाता है कि बहुत रेयर ब्रांच होती है, लेकिन एक वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि ब्रांचिंग वाले प्लांट भी मिल गए हैं और उसका भी वीडियो एक तरह से अच्छा लग कह सकते हैं कि अवेलेबल है। अदरवाइज़ वो बड़ा एक रेयर फिनोमेना होता है कि एक विजिटम में ब्रांचिंग हो। हालांकि जब भी ब्रांचिंग होगी वो नोट से ही होती है और कोई एक्सिलरी ब्रांचिंग इसमें नहीं होती जैसे हायर प्लांट्स में होती है। तो द मोस्ट ऑब्वियस एक्सटर्नल करेक्टर जो अभी आपने देखा कि जॉइंटेड ब्रांचिंग पैटर्न मिल जाता है, जिसके बारे में बात कर रहा था। लीव्स स्केल लीव्स होती हैं, ब्रांचेस वगैरह मिल जाती हैं। नोट्स और इंटर नोट्स का होना ये बहुत प्रभावी करेक्टर हैं इनके। और जो भी लीव्स और रूट निकलती हैं वो सर्कुलर वर्ल्ड में निकलती हैं हर नोट से। सम स्पीशीज फ्रिक्वेंटली ब्रांच एट द नोट्स एज वेल एज वाइल इन अदर ब्रांचिंग इज रेयर और एब्सेंट। तो कुछ में तो नोट से निकल जाती हैं, और लेकिन ज़्यादातर में जो ब्रांचिंग है वो बहुत रेयर होती है। तो अब यहाँ पर हम वीडियो देखेंगे जिसमें हमें ब्रांचिंग नज़र आएगी। ये भी एक वीडियो है, इसमें आप ब्रांच कंडीशन देखेंगे, नोड इंटर नोड, और आपको वर्ल तो लीव्स का दिख ही रहा है, ग्रीन कलर का स्टेम दिख रहा है। और जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है ये वर्ल है, जो कि नोडल रीजन पे लीव्स का होता है। यहीं से जो है वो कभी कभी लीव्स ना निकल के एक पोर्शन से जहाँ पे लीव बननी है वहाँ से नई ब्रांच निकल आती है, और फिर वो भी नोड और इंटरनोड के ही तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्रांच आपको इक्विसेटम दिख रहा है, जो कि एक बहुत रेयर होता है। और यहाँ पर ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल आप नीचे की तरफ से देखना शुरू करें, नीचे की तरफ इसके एकदम बॉटम पे आप देखिए ब्रांच निकल रही है नोड से। तो ये स्पेशल करेक्टर कह सकते हैं, यूजुअली ये कंडीशन हमें नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ पर नोड से ब्रांच आपको दिखाई पड़ रही है, और फिर वहाँ पर जहाँ से ये ब्रांच निकलती है वहाँ पर लीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो स्टेम है वो मॉडिफाई करे लीफ में या फिर ब्रांच में, ये उसको खुद तय करना होता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होता है, जो कि जीनोम को संदेश देता होगा कि ब्रांचिंग हो या नहीं हो। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर कट आप देख सकते हैं कि प्लांट को फोकस करा जा रहा है जहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, नोड्स दिख रहे हैं, इंटर नोड्स दिख रहे हैं। और इनका सेक्शन अगर आप करेंगे तो आपको उसी तरह से रिजेस नज़र आएंगी, फरोज नज़र आएंगी, और बीच का खाली सेंट्रल कैविटी नज़र आएगी जो कि पिच के द्वारा बनती है। और साथ में दो कैनाल दिखेंगी, कैरेनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल्स। वेस्कुलर बंडल के अंदर आप देखेंगे तो कैरेनल कैनाल होगी, और बाहर देखेंगे तो वेलिकुलर होगी। अब यहाँ से जो स्ट्रोबाइलस बनता है उसमें फिर सीड वगैरह जो उसके स्पोर्स हैं वो चिटक जाते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन होती है, फिर उसी में गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो इस तरह छोटे छोटे प्लांट के रूप में बाहर की तरफ आना शुरू करता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ये ज़मीन से नए प्लांट उगते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और सभी में जो करेक्टर है वो वही रहेगा कि नोट्स रहेंगे, इंटर नोट्स रहेंगे। तो ये आप इसको इन्होंने खींच लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे का जो राइजोमेटस पार्ट है वो है, रूट्स लगी हुई हैं वो हैं, और ऊपर आपको प्लांट दिख रहा है। अब ये प्लांट ज़मीन पे भी चल सकता है और कीचड़ में भी चल सकता है जहाँ ऊपर पानी बहता हो। तो दोनों ही तरीके से अडेप्टेशन इसका अच्छा होता है। तो इसीलिए आपको जब भी इस प्लांट को आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, हाइड्रोफिटिक एज वेल एज जीरोफिटिक करेक्टरिस्टिक। तो अब आगे इसमें देख लेते हैं, जो बताया है वही लिखे में आप देख सकते हैं। व्हेन ब्रांचिंग डज टेक प्लेस द ब्रांच इज़ नॉट फॉर्म इन द एक्सिल। तो एक्सिलरी ब्रांचिंग नहीं होती, कोई लीफ के एक्सिल में नहीं बनती, बल्कि लीफ के स्थान पर बनती है। टेक प्लेस
इन इस तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जहाँ पर लीफ नहीं बनेगी वहीं ब्रांचिंग बनेगी। अगर लीफ बन रही है सब तरफ तो ब्रांचिंग नहीं होती है। वाइल द अल्टरनेशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इज़ वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिनोफाइटा। जैसे अभी तक आपने दो वीडियोस में देखा, दोनों में ही नोड इंटरनोड थे। हालांकि ये सिर्फ स्पिनोफाइटा का करेक्टर नहीं है, ये बहुत से आपके एंजियोस्पर्म है उनमें भी दिख जाता है। ज़्यादातर जो मोनोकॉट्स हैं उनमें दिखता है, जैसे बैम्बू है, और उसके साथ के आसपास के भी जो उसके रिश्तेदार हैं उनमें भी हमें नोड्स और इंटरनोड्स दिखती हैं। साथ में होलो कैविटी भी सेंटर में दिखाई पड़ती है, जिससे बांसुरी वगैरह बनती है। इसीलिए बन पाती है क्योंकि उसमें सेंट्रल जो पार्ट है पित्त वाला वो होलो होता है। तो गन्ने में ऐसा नहीं होता, गन्ने से बांसुरी नहीं बनती, लेकिन बांस से बांसुरी बन जाती है। Unique to spinophytes, however, although not found in all fossil forms, is the pattern of vascular anastomosis. अब ये anastomosis क्या होती है? At each node, each separate bundle of conducting tissue branches into three. अब इसमें क्या है, जो conducting tissue है सबका एक बंडल जो है वो तीन में बढ़ जाता है। तो ये एक, दो और तीन, इस तरह से ये बन गए। द मिडिल ब्रांच लीव द स्टेम एंड फॉर्म द मिडरिप ऑफ द लीफ। और ये जो मिडिल वाला है ये मिडरिप बना देता है। जैसे ये लीफ बनेगी तो ये मिडरिप वाला पोर्शन इसका कंटिन्यू कर देगा, सेंटर वाला। वाइल द अदर टू ब्रांचेस ज्वाइन विद देयर नेबरिंग टू रीफॉर्म अ फुल साइज वैस्कुलर बंडल। और बाकी जो है ये फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं बाद में, और ज्वाइन करने के बाद जो एक फुली कंपोज वैस्कुलर बंडल है वो बन जाता है। इसको कहते हैं एनास्टोमोसिस। तो जो एक है वो पहले तीन में बढ़ता है, तीन में सेंट्रल वाला आगे चलता है, फिर दो उसको एसोसिएट कर लेते हैं और फुल साइज़ का वैस्कुलर बंडल बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ जिगजैग पैटर्न एट द नोड्स ऑफ द स्पिनोफाइट स्टेम। और इसी वजह से जो हम स्पिनोफाइट की जो नोडल रीजन का सेक्शन करते हैं तो वहाँ पे वैस्कुलर बंडल हमें जिगजैग कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं, एकदम कोई अरेंज वे में नहीं दिखाई पड़ते। इट कैन बी सीन इजली इन दिस इंटरनल मोल्ड ऑफ फॉसिल स्पिनोफाइट स्टेम। अब ये जो है फॉसिल, किसी भी फॉसिल का आप देख लीजिए जो मोल्ड्स वगैरह मिले हैं उसमें इसी तरह का ही कंडीशन दिखती है, जहाँ पर जो जिगजैग पैटर्न है वैस्कुलर बंडल का वो हमें नज़र आता है। इक्विसिटम लीव्स आर इधर लॉन्ग और सिलेंडर। ये तो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। और काम क्या है? द कंट्रीब्यूशन टू फोटोसिंथेसिस इज मिनिमल, क्योंकि स्केल लीव्स होती हैं, कोई ग्रीन टिश्यू होता नहीं। फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के द्वारा होती है, तो इनका जो रोल है वो बस लीफ की तरह ही है, बस यही मान सकते हैं। बाकी फोटोसिंथेसिस में कोई ऐसा रोल नहीं होता है। मोस्ट फॉसिल स्पिनोफाइट्स हैड सिमिलर स्मॉल एंड सिलेंडर लीफ। ज़्यादातर फॉसिल में भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो एक अभी बताया था स्पिनोफिलम, वहाँ पर ब्रॉड होती हैं, वेज शेप लीफ पाई जाती हैं। तो ये स्पिनोफिलम अपने आप में एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर स्पिनोफाइटा डिवीजन में। सब कुछ इसमें थोड़ा अलग अलग हमें मिल रहा है, बाकी सब सिमिलैरिटी मिलती है। जैसे कि स्टेम में हॉलो नहीं होता, यहाँ पे वुड का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से जो लीव्स हैं वो लॉन्ग और सिलेंडर नहीं है, ब्रॉड हैं और वेज शेप्ड होती हैं। बट लिविंग एंड फॉसिल स्पिनोफाइट्स फॉर्म अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। जैसा कि अभी वीडियो में उन्होंने खींच के दिखाया था। एरियल स्टेम periodically branches from rhizome which in some species grow up to 6 feet। तो ये राइजोम जो है ये इतना 2 मीटर तक ग्रो कर सकता है ज़मीन के नीचे नीचे, और जहाँ पे उसके नोड्स हैं वहीं से ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो जैसे ये राइजोम जा रहा है, अब इसमें भी जो नोड्स होंगी, इंटर नोड्स होंगी, वो तो रहेंगी। तो नीचे की तरफ इसमें रूट्स निकल आती हैं और नोड से ऊपर की तरफ नई ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हवा में चली जाती हैं, उसी को स्टेम कहते हैं। उसी में इंटर नोड्स और नोड्स हमें मिल जाती हैं। तो इस तरह से प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन हो जाती है। जैसे हमने वीडियो में देखा था, बहुत से प्लांट आसपास में ही थे, क्योंकि राइजोम अंदर होगा और उसने हर नोड से अपने प्लांट्स बाहर की तरफ निकाल दिए। आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ राइजोम कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब इसको भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया जाएगा, उनके टुकड़े भी कर दिएगा, आइसोलेट कर दिया गया और फिर देखा कि उससे नए जो इंडिविजुअल प्लांट है वो निकल गए। इन दोज लिविंग स्पीशीज ऑफ इक्वेसिटम दैट आर प्लेस्ड इन द सबजीनस हिप्पोकीट, द एरियल ब्रांचेज आर पेरेनियल। हिप्पोकीट जो सबजीनस है इक्वेसिटम का, उसमें उसकी बात हो रही है कि यहाँ पर एरियल ब्रांचेस पेरेनियल होते हैं। एंड एनी एरियल ब्रांच कैन फॉर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कोई भी एरियल ब्रांच जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना सकती है। तो वहाँ पर ये एकदम फ्लेक्सिबल कंडीशन होती है। इन द अदर स्पीशीज प्लेस्ड इन द सबजीनस इक्विसिटम,
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन ब्रांचेज आर सेपरेट, जबकि जो इक्विसिटम की दूसरी सब जीनस है जिसको इक्विसिटम ही कहते हैं, ऐसा होता है टेक्सोनॉमी में कि सब जीनस भी वही हो सकता है, तो उस केस में यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। तो ये दो सब जीनस जो बनाए गए, सब जीनस हिप्पोकीट और सब जीनस इक्विसिटम, इन्हें यही फ़र्क है कि एक में कोई भी ब्रांच वेजिटेटिव हो सकती है, वही ब्रांच फर्टाइल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव अलग होगी और फर्टाइल ब्रांच अलग होगी। तो अब वेजिटेटिव और फर्टाइल की बात करी तो फर्टाइल पहचानते कैसे हैं? वो पहचानते हैं स्ट्रोबाइलस या कोन से। तो एट द टिप ऑफ रिप्रोडक्टिव ब्रांच देयर आर कोन्स, और इनको स्ट्रोबाइली भी कह सकते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड अपेंडेजेस जिनको स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। अ नंबर ऑफ फॉसिल स्पिनोफाइट स्ट्रोबाइली शो सबटेंडिंग ब्रैक्ट्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन रोज दैट अल्टरनेट विद रोज ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। तो ये सबटेंडिंग ब्रैक की बात हो गई कि अल्टरनेट करते हैं स्पोरेंजियोफोर के साथ में। इक्विसिटम स्ट्रोबाइलाई लैक ब्रैक्ट। अब इनमें जो ब्रैक्ट होते हैं वो नहीं होते। सबटेंडिंग ब्रैक्ट की बात तो अलग है, वो फॉसिल में मिल जाते हैं, लेकिन इक्विसिटम लिविंग है और इसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते। ईच स्पोरेंजियोफोर बेयर सेवरल स्पोरेंजिया इन विच स्पोर डेवलप, और इसमें बहुत से स्पोरेंजिया होंगे जो आपने देखा था एकदम टिप के ऊपर, इस तरह का स्ट्रक्चर भुट्टे की तरह, और इसमें बहुत से स्पोरेंजिया गोल गोल लगे होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज। इनको एक को अगर हम निकाल दें तो इसको हम बोलते हैं सिंगल एक को पेल्टेट स्पोरेंजियोफोर, विच इज़ अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर विद स्पोरेंजिया हैंगिंग फ्रॉम देयर एजेस। और इसमें जो एजेस हैं इससे स्पोरेंजिया हैंग करती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो कि स्पिनोफाइटा का एक टिपिकल करेक्टर होता है। तो चाहे वो फॉसिल हो चाहे लिविंग है, लेकिन इसमें पेल्टेट जो डिस्क लाइक स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो तो दिख जाते हैं। ब्रैक्ट और ब्रैक्ट का ना होना वो तय करता है कि फॉसिल में बताई जा रही बात के लिविंग में बताई जा रही है। लिविंग में बताई जाए तो ब्रैक्ट नहीं होगा, फॉसिल में बताई जाए तो ब्रैक्ट वहाँ पर मौजूद थे। स्पोर्स एंड इलेटर। मैच्योर स्पोर्स बेयर 4 लॉन्ग स्पून शेप्ड अपेंडेज नोन एज इलेटर्स। ये बड़ा स्पेशल करेक्टर होता है क्योंकि इलेटर हम ब्रायोफाइट में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट में इलेटर्स नहीं होते। इक्विसिटम में ये ख़ास बात है कि इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं, और इसमें इलेटर जो हैं वो एक ही स्पोर से 4 जुड़े होते हैं। उनका जो कॉर्नर है वो स्पून शेप्ड होते हैं, इस तरह से ये इलेटर्स इसमें मिल जाते हैं। देर आर ओरिजिनली क्वाइल्ड अराउंड दी स्पोर। शुरू में तो ये क्वाइल्ड होते हैं, लेकिन फिर अनक्वाइल होते हैं जब स्पोर रिलीज़ होने वाले होते हैं, और अनक्वाइल होने के साथ साथ फिर ये मदद करते हैं विंड से उसके डेसिमिनेशन में। मोस्ट स्पिनोफाइट आर होमोस्पोरस। तो ज़्यादातर होमोस्पोरस होते ही हैं, एक आध एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जो इस एक्सेप्शन है वो वही होगा जो अभी तक हम पढ़ लेते हैं, स्पिनोफिलम, जहाँ पर कंडीशन हेट्रोस्पोरस होती है, अदरवाइज होमोस्पोरस होती है। तो सारे के सारे स्पोर एक से हो गए और जर्मिनेट करते हैं, स्मॉल गैमेटोफाइट बनाते हैं, उस गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। सम ऑफ द ग्रेट कैलामाइट ट्री ऑफ पेनिसिलिन हाउएवर वर हेट्रोस्पोरस। तो कैलामाइटिस या कैलामाइट हमने बताया भी था आपको एक दिन के, इसमें जितने भी कैलामाइटिस लगाएं वो फॉसिल फॉर्म होते हैं, और उसमें देखा गया कि हेट्रोस्पोरी मिल गई थी, लेकिन लिविंग फॉर्म में हेट्रोस्पोरी नहीं मिलती। तो यहाँ पर जब हेट्रोस्पोरी मिलेगी तो मेल को हम माइक्रोगैमेटोफाइट कहेंगे और फीमेल को मेगागैमेटोफाइट कहेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये। अब हम बात करेंगे इक्विसिटम की, जो कि लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है इस पर्टिकुलर डिवीजन का। तो इसमें यूकैरियोटा, प्लांटी, टेरिडोफाइटा, और इसके अलावा इक्विटॉप्सिडा, इक्विसिटेसी फैमिली हो गई, इक्विसिटम जीनस हो गया। स्पीशीज़ जो हम पढ़ेंगे वो अरवन से होगी। डिस्क्रिप्शन, द हॉर्स टेल कॉमन नेम है इसका। ये प्रिमिटिव पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, और फॉसिल फॉर्म के बारे में बात हो गई है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो ये कभी बने थे, उसमें ज़्यादातर सब मर गए, उसमें एक इक्विसिटम जो है वो ज़िंदा बच गया। तो अरविंद से जो है इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पीशीज़ है, जो हर जगह आपको मिल जाती है और वीट की तरह ग्रो करती है टेम्परेट रीजन में भी, और जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर भी। क्रोमोसोम नंबर इसका 108 होता है। हैबिट, अरवेंसे इज़ अ पेरेनियल फर्न, या आप इसको टेरिडोफाइट कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नोड इसमें होती है विद कॉन्स्पिकुअस नोड्स, जिनको जॉइंट्स कह सकते हैं, इजीली सेपरेटेड, और आसानी से उसको आप देख लेते हैं, हमने वीडियो में देखा हुआ है।
इट इज़ फ्लूटेड। फ्लूटेड का मतलब कि भाई इसमें बीच में खाली जगह होगी, रिजेज हैं, स्टेम रिजेज हैं, फरोज हैं। और वर्ल में आप देखेंगे कि यहाँ पे लीफ वगैरह निकलती हैं, और ब्रांचिंग भी अगर होती है तो लीफ की जगह पे भी ब्रांचेस निकलती हैं, वो भी वर्ल में होती हैं। तो वो अपीरियंस जो है वो क्रिसमस ट्री का होने लगता है। अगर ब्रांचिंग हर जगह ब्रांचिंग बन जाए तो क्रिसमस ट्री सा लगने लगता है। द ब्रांचेज आर असेंडिंग और सब इरेक्ट, सिंपल एंड नियरली स्मूथ। The leaves consist of small teeth set in the whorl on the closely adnate nodal sheath। तो लीफ यहाँ ये बात हो रही है कि इस तरह से बनती हैं, तो ये ऊपर से तो फ्री हैं लेकिन नीचे से ये जुड़ी हुई हैं। तो ये शीत हो गई और ये इनके ऊपर के अपेक्स हो गए लीफ के। मेच्योरिटी पर ये क्लोरोफिल लेस हो जाती हैं, तो इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं रहता, ये नॉन फंक्शनल हो जाती हैं और सारा काम जो फोटोसिंथेसिस का है वो स्टेम करता है। However, the species is very variable and differences in the number of branch teeth। अब ब्रांच टीथ का मतलब यही जो नंबर आ रहा है, इनको इनकी बात हो रही है। द नेचर ऑफ द ब्रांचिंग एंड द हैबिट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अब आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और इसमें डिस्क्राइब करी गई हैं। तो यहाँ आप ये प्लांट का एक डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंटरनोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है, यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। और उसी तरह से जब ब्रांचेस निकलती हैं तो वो नोड से ही निकल रही हैं। और अगर लीफ आप देखें तो लीफ ये ऊपर की तरफ आपको ये टीथेड दिखाई पड़ रही हैं, दांत की तरह दिख रही हैं, और नीचे से सब ये जुड़ी हुई हैं, तो ये शीत हो गई। ब्रांचिंग जब खूब सी हो जाती है तो ये अपीयरेंस इस तरह का मिलता है जैसे क्रिसमस ट्री का होता है, वैसा है। और ब्रांचिंग को अगर हम देखें कि तो इस वाली नोट पे तो हमें ब्रांचेस नज़र आ रही हैं और इस वाली नोट्स पे हमें लीफ नज़र आ रही हैं। तो जब ऐसा होता है तो कभी कभी अल्टरनेशन ही चलता है कि एक नोट पे ब्रांचेस और एक नोट पे लीव्स, फिर ब्रांचेस फिर लीव्स, इस तरह से ये चल जाते हैं। राइजोम जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो क्या है उसको देख लेते हैं। अर्वेंसे है एक्सटेंसिव एंड डीप सीटेड, बहुत गहराई में राइजोम होता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक होता है। वीडियो में देखा था जब उन्होंने खींच के निकाला था प्लांट तो ब्लैकिश हमें दिख रहा था। डल सा होता है, कवर्ड विद हेयर्स, ओकेजनली बेयर ट्यूबर्स, और हेयर से कवर होता है, कभी कभी ट्यूबर्स मिल जाते हैं। ये ट्यूबर्स क्या होते हैं? द ट्यूबर्स आर फॉर्म एज शॉर्टेंड swollen internodes consisting of starch filled cell traversed by few vascular bundle। The rhizome send out shoot each year। अब ये जो जब भी ये जो ट्यूबर्स हैं इन सब में इस तरह का कंपोजिशन होता है कि इसमें स्टार्च भी होता है और वेस्कुलर बंडल भी होते हैं। तो ये जैसे ही ज़मीन पे अलग होते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं, तो फिर ये नए एक प्लांट को जन्म दे देते हैं, इनमें वो क्षमता होती है। तो ट्यूबर जो एक तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक तरीका इस प्लांट में होते हैं। यहाँ पर प्लांट में आप जो ट्यूबर वाला फॉर्म आप देख रहे हैं वही बताया जा रहा है। ये ट्यूबर आप देख सकते हैं, ये सब ट्यूबर लगे हुए हैं। और ये पेल्टेड डिस्क है जिसकी बात हुई थी, प्लेट लाइक ये डिस्क है, और यहाँ पर ये स्पोरेंजिया इसमें ऐसे लटके हुए होते हैं। आपने बीएससी पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये डायग्राम बनाया जाता है। तो ये तो स्पोरेंजिया हो गए और ये पेल्टेट डिस्क हो गई। ये इसमें से एक कोई आप निकालेंगे तो वो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अब ये क्रिसमस ट्री वाला अपीयरेंस देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग। और ये पूरा जो है वो पार्ट हो गया राइजोम का जो कि ब्राउनिश ब्लैक टाइप का होता है। ग्रीन स्टेम ये वाला पार्ट हो गया, उसी का ये नोड हो गई जिस पे लीव्स आपको दिख रही हैं, इंटर नोड हो गई। अंदर से ये खाली होगा, फ्लूटेड होगा इस तरह से। तो यही करेक्टर होते हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। द स्टेम आर एनुअल, इरेक्ट और डिकम्बेंट, हॉलो, जॉइंटेड विथ शीथ एट द जॉइंट, जो लीव्स के द्वारा बनती है, लीव के बेस शीट्स बना लेते हैं। द फर्टाइल स्टेम आर अनब्रांच, 10 से 25 सेंटीमीटर हाइट में होता है, टर्मिनेटिंग इन अ कोन विच में भी 2.5 to 10 सेंटीमीटर। द स्टेराइल और वेजिटेटिव स्टेम आर ब्रांच 2 to 100 सेंटीमीटर हाई विद स्मॉलर जॉइंट्स। तो ये बात हो गई स्टेम के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम का थोड़ा सा मैग्नीफाई व्यू। अब इसमें जैसे मैं बता रहा था अल्टरनेट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ ब्रांचेस देख रहे हैं, ये तो ब्रांचेस हो गई, ये लीफ हो गई, फिर ये ब्रांचेस हो गई, फिर ये लीफ हो गई। तो ये जितने लीफ और ब्रांचेस हैं ये तो हो गए नोड, और इनके बीच का जो हिस्सा है वो हो गया इंटर नोड। और इसी तरह से इन ब्रांचेस को भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी हमें नोड मिलेगा और
इंटरनोड मिलेगा। तो ऐसे ये बहुत डेंसली ग्रो होता चला जाता है। द शीट आर कप शेप, जो शीट लीफ की बताई जा रही थी कि ये तो ऊपर तो तीत हो गए और नीचे इस तरह से शीट बन जाती है। तो ये कप शेप होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ग्रेजुअली वाइडन, जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ये चौड़ाई में बढ़ जाती है। द टीथ आर डार्क ब्राउन टू लाइट टैन, अब ये इनका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउनिश ही होता है। फ्री और पार्टली यूनाइटेड, फ्री भी हो सकते हैं और जुड़े भी हो सकते हैं। और इनकी जो साइज़ है वो 1.5 to 7 मिलीमीटर होती है। ड्राई होते हैं, थिन होते हैं, मेम्ब्रेनेशियस होते हैं। द ब्रांचेज आर 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग विद इंटरनोड्स 1.4 to 4.5 सेंटीमीटर, ये इंटरनोड की हो गई लंबाई। और जो डायमीटर है वो 0.8 to 4.5 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है। इंटरनली बोथ कराइनल एंड वेलिकुलर कोलेनकाइमा आर प्रेजेंट, दोनों ही चीज़ें इसमें अंदर मौजूद होंगी। क्लोरेनकाइमा इज प्रेजेंट अंडर द रिजेज बट इज़ इंटरप्टेड अंडर द वैलीज। तो जो रिजेज और फरोज हैं, ये जो रिजेज हैं तो रिजेस के नीचे क्लोरेनकाइमा होता है, लेकिन जो फरोज जब आ जाती हैं तो वहाँ पर वो मिस हो जाता है, इंटरप्ट कर जाता है। द सेंट्रल कैनाल टेक्स अप 33 to 66% डायमीटर ऑफ द स्टेम, और जो बीच का ये अगर हम इस तरह से एक स्टेम का आउटलाइन बनाएं तो बीच का जो ये पोर्शन है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और 33 से 66% जो स्टेम है उसका डायमीटर कवर अप कर लेता है। ये आया डायग्राम इसका, आप देख सकते हैं। एपिडर्मल रीजन है, रिजेस हैं, रिजेस के नीचे ये क्लोरेनकाइमा के पैचेस हैं और उसके बाद ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, जहाँ फरो आती है वहाँ पर नहीं मिलते। फिर आप देखिए कि जो स्टोमेटा है वो भी कहाँ पर मिलते हैं, जो गहराई जहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे मिलेंगे स्टोमेटा। वेलिकुलर कैनाल जो फरोज हैं उनके जस्ट नीचे मिलेंगी। ये सब वेलिकुलर कैनाल के बीच में जितना पोर्शन है ये सब कॉर्टिकल पोर्शन हो गया। उसके बाद जहाँ कॉर्टेक्स ख़त्म होता है वहाँ पे एंडोडर्मिस आ गई, फिर जाइलम फ्लोएम और उसमें बीच में कैराइनल कैनाल आ गई। तो जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला ये मुझे देख रहे हैं, इनको ही कहते हैं कैराइनल कैनाल। और ये प्रोटोजाइलम के फ्रेगमेंट किनारे की तरफ आ गए, पिथ कैविटी सेंटर में आ गई, जो कि 33 से 66% स्टेम को कवर करती है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोपेटिक करेक्टर जैसे कि बड़े बड़े एयर स्पेसेस का पाया जाना हाइड्रोपेटिक करेक्टर है, और संकन स्टोमेटा का पाया जाना और एजिस फरोस का पाया जाना ये सब जीरोपेटिक करेक्टर हैं। तो उन दोनों को मिला के आपसे पूछा जाता है कि आप यंग स्टेम को डिस्क्राइब करें इक्वेसिटम के। अब इक्वेसिटम के कोन्स की बात कर लेते हैं। द कोन्स इज फॉर्म्ड ऑफ शील्ड शेप स्टॉक स्केल फ्रॉम विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द माइन्यूट सेक्सुअल स्टेज, जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं, विच इज़ सेल्डम सीन, बहुत कम दिखाई पड़ती है। फ्रॉम विच द स्पोर बेयरिंग प्लांट्स डेवलप, और इसी से प्लांट डेवलप कर जाते हैं। तो ये जो आज जितने क्रिप्टोगैम्स में रखा इसीलिए गया है क्योंकि जो गैमेटोफाइट्स हैं, जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा दर्शनीय नहीं होते। और अगर आप इसको लैब के अंदर कोई ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बन रही हैं और कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, लेकिन अगर आप नेचर में देखें तो ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ती, ज़मीन के नीचे नीचे हो जाती हैं और हमें ऊपर नहीं पता चलता। इसीलिए क्रिप्टोगैम्स कहते हैं कि गैमेट जो हैं वो क्रिप्टिक हैं। यहाँ पर आप कौन देख सकते हैं, ये तो वेजिटेटिव ब्रांच हो गई या फर्टाइल ब्रांच हो गई। या वेजिटेटिव में आप देखिए कि ब्रांचिंग खूब से हो रही है, फर्टाइल में कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, सिर्फ लीव्स के आपको नोट्स पर मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। टिप के ऊपर ये कोन बन जाता है, इसी को हाईलाइट करके देखें तो इस तरह का कोन हमें दिखाई पड़ता है। इसको स्ट्रोबाइलस भी कह सकते हैं। तो ये तो अंडरग्राउंड राइजोम हो गया और ये रूट्स हो गई। दोनों ही चीज़ें नोट से निकलती हैं, ऊपर एक्सेस निकलती है, नीचे रूट निकलती है। बहुत मैग्नीफाई व्यू आप देखेंगे कोन का तो इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसमें ये सारे के सारे आपको जो ये ब्राउनिश कलर के दिख रहे हैं ये स्पोरेंजिया आपको नज़र आ रहे हैं, इसी में स्पोर्स बनते हैं और ये वहाँ से जब इलेटर भी बन जाते हैं तो उसकी मदद से हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा की मदद से दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। तो पहले तो ये कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है तो इनके बीच की जो जगह है ये बढ़ने लगती है। शुरू में तो एकदम कॉम्पैक्ट होता है, जैसे भुट्टा है वैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे तो इनके बीच की जगह बढ़ जाती है ताकि ये जो स्पोर्स हैं वो आसानी से हवा के जर्क से, हवा के फ्लो से इलेटर की मदद से बाहर की तरफ जाकर डिस्पर्स हो सकें।
ये एक डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें आप एक ब्रांच देख रहे हैं जो कि वेजिटेटिव ब्रांच है, ग्रीन है। उसके बाद फर्टाइल ब्रांच देख रहे हैं। यहाँ पर आप कोन का एक अच्छा सा व्यू देख रहे हैं और इसमें से एक किसी गोले को निकाल दें पेल्टेड डिस्क को, तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। ये डिस्क हो गई और जो मैंने डायग्राम अभी पीछे बनाया था वैसे ही, और ये सब स्पोरेंजिया हो गए। यहाँ पर आप ये राइजोइट देख रहे हैं, ये राइजोम हो गया, ये रूट्स देख रहे हैं, और ये ट्यूबर हो गए जिनके बारे में बात तभी हम लोग पहले कर चुके हैं। स्पोर्स 33 से 48 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और ग्लोबोस शेप के होते हैं, पेल ग्रीन और येलो कलर के होते हैं। द फर्टाइल स्टेम हैज लार्ज easily separated joints up to 8 millimeter thick. The sheets are 14 to 20 millimeter long with large partly united teeth 5 to 9 millimeter long, flesh colored yellow or brownish. They are प्रिकॉशियस और एफीमेरल। प्रिकॉशियस और एफीमेरल का मतलब है कि शुरू में तो बन जाते हैं, बाद में इनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है और ये वहाँ से हट जाते हैं। अब यहाँ पर जो बड़ा अच्छा फिगर है ये आप देख रहे हैं, पेल्टेड डिस्क, जैसे ये भुट्टे की तरह आपको लग रहा है। शुरू से मैं यही कह रहा हूँ, मैं खुद ऐसे ही समझा था कि जिस तरह से भुट्टे के ऊपर दाने लगे होते हैं वैसे ही इसमें जो कोन एक्सिस है उसके ऊपर ये पेल्टेड डिस्क लगी होती हैं एक साथ, बिल्कुल बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज। और उसमें से किसी एक को आप निकालिए बाहर, तो जैसे यहाँ से इन्होंने 4-6 निकाल दी। अब ये 4-6 निकालने के बाद इनको आप डिटेल में देखिए तो ये पहले तो ऐसे नज़र आएंगी कि ऊपर ये छाता नुमा स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद आप नीचे स्पोरेंजिया देखते हैं यहाँ पर। उन्हीं को आप और उसके एलएस करके देखेंगे तो एलएस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये स्पोरेंजिया बहुत क्लियर कट नज़र आएगी, जिसके अंदर स्पोर्स होंगे और साथ में इलेटर भी होंगे, और बाकी ये कवरिंग है इसकी, जिसको स्पोरेंजियम कह सकते हैं, या ये जो कवरिंग है इसको इंडोशियम भी कह देते हैं। तो कुल मिला के इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है अगर हम उसको बहुत मैग्नीफाई करके देखते हैं और उसमें एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे तो हमें लगेगा कि बड़ा आसान चीज़ थी जो हम नहीं समझ पा रहे थे। तो स्ट्रोबाइलस जैसे ही दिमाग में आए, खासकर इक्विसिटम का, तो आपको भुट्टा दिमाग में याद आना चाहिए, और जैसे ही भुट्टा याद आ जाएगा तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आप उसकी लोकेशन किस तरह से उस पर सेट होते हैं, किस तरह उसको निकालेंगे। अब भुट्टे का दाना भी हम निकालते हैं तो उसमें भी जो ब्रैक्स होते हैं उसके वो लगे हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक तो नहीं होते, लेकिन फॉसिल में हमने बताया था कि ब्रैक्ट होते हैं। अगर फॉसिल होता तो वो भुट्टे के दाने की तरह ब्रैक के साथ निकलता, तो यहाँ पर बिना ब्रैक्ट के निकलेंगे। लेकिन उनमें क्या होगा कि ऊपर डिस्क होगी, नीचे की तरफ स्पोरेंजिया होंगे, और उनको हम और बारीकी से देखेंगे तो स्पोर्स सब एक से ही होंगे, होमोस्पोरस कंडीशन होगी। स्पोरेंजिया में स्पोर्स के अलावा इलेटर पाए जाते हैं जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इलेटर भी किस तरह के, जिसमें के स्पोर से ही लगे हुए होते हैं वो। तो जब कंडीशन इनके लिए सूटेबल नहीं होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये लिपटे हुए रहते हैं इसी तरह से स्पोर्स पे चारों तरफ, और फिर ये खुल जाते हैं और स्पोर का हवा में उड़ाते हुए ले जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ साइकिल का हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्लांट है, प्लांट ने स्पोर्स ये बना दिए इलेटर के साथ। ये बीच में आपको स्पोर नज़र आ रहा है, ये चारों तरफ 4 इलेटर नज़र आ रहे हैं। तो ये उड़ते हुए आएंगे और जर्मिनेट करेंगे, किसी जगह सेटल डाउन हो जाएंगे, जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, फिर इससे प्रोथैलस बनेगा। तो ये प्रोथैलस बन गया, इस प्रोथैलस के ऊपर एग बनेगा जो आर्चिगोनियम में बनेगा, स्पर्म बनेंगे जो एंथीडियम में बनेंगे, फिर ये दोनों आकर यहाँ पर इनका फ्यूज़न होगा, 2 एंड कंडीशन आएगी, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद फिर इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद प्लांट जो है वो 2 एंड कंडीशन में आ जाता है। तो अभी तक हम देखते थे कि जब ये फर्टिलाइजेशन होता था उसके बाद मियोसिस होती थी ताकि हैप्लॉइडी आ जाए। यहाँ पर जो है वो डिप्लॉइडी कंडीशन लाने के लिए ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोनों में ये फ़र्क है, इसीलिए इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक है, और जिससे पहले तक जो हमने पढ़ा था उसमें गेमेटोफिटिक स्टेज हमें मिलती है।
जब ये जर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे ये जाइगोट बन गया, ये 2n का जाइगोट हो गया और 2n जाइगोट फिर ये आर्चिगोनियम में बना है। एक्सेल और जो स्पर्म है वो फ्यूज़ हुए और उन्होंने जाइगोट को निर्माण किया। अब इसकी ग्रोथ आउटवर्ड होना शुरू होती है। आउटवर्ड होना शुरू होती है तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये प्रोथेलस वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे कंज्यूम होता चला जाएगा और आखिर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या होगा कि ये सब आप देखें कि ये ऊपर की तरफ, जैसे आपने अभी एक उसमें देखा था वीडियो में कि छोटे छोटे प्लांट ऊपर की तरफ नज़र आ रहे थे, वही ये प्लांट निकलने शुरू होंगे। तो अब जितने सीड गिरे होंगे इस तरह से, जितने सीड गिरे होंगे सभी जगह इसी तरह से प्लांट निकल रहे होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा का पूरा हमें एक पूरी पॉपुलेशन किसकी मिल जाएगी, इकोसिस्टम की मिल जाएगी। तो इसी वजह से जो आपको पहला वो दिखाया था वीडियो, उसमें हम देख रहे थे एकदम डेंसली पॉपुलेटेड इलाका था पूरा, जिसमें आपने देखा था कि बहुत पास पास में ये प्लांट निकले हुए थे। तो ये सभी इसी तरह से निकलते हैं, इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत डेंस बनती है। और जैसे आर्चिगोनियम टेरिडोफाइट की होती है वैसे यहाँ पर भी होती है, कोई ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। नेक कैनाल सेल दो दो सेल का, कभी कभी एक सिंगल सेल का भी होता है नेक कैनाल सेल, और साथ में नेक सेल्स होंगी, वेंट्रल कैनाल सेल होगी, एक्सेल होगी। सब कुछ डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे और उसमें फिर कीमोटैक्टिक मूवमेंट से वो जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये कंडीशन आप यहाँ पर देखेंगे। अब इक्विसिटम जो है वो बहुत एडेप्टिव नेचर का है, और अगर ऐसा ना होता तो इसके साथ के जितने भी थे सब फॉसिल हो गए। ये अपने आप को बचा के रखे हुए लिविंग फॉर्म में। तो क्या ऐसे कारण है कि इसने अपने आप को बचा लिया, तो उनको हम जानते हैं। इक्विसिटम अर्वेंसिस इज अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशन बिकॉज इट हैज़ अ सिलिका कोटेड क्यूटिकल। जो स्टेम है उसके ऊपर जो क्यूटिकल है उसमें सिलिका साथ में होती है। इसी वजह से उसको स्काउरिंग रशेस भी कहते हैं, क्योंकि वो सिलिका ही रगड़ जाती है आपके हाथ में और आपके हाथ में खरोंचे पड़ जाएंगे अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सावधानी से ना खींचें। एकदम से खींच लेंगे तो आपका हाथ आपको कटा सा लगेगा। तो किस लिए कटा लगेगा, क्योंकि सिलिका से कोटेड क्यूटिकल इसके ऊपर होती है। संकन स्टोमेटा होते हैं, तो क्यूटिकल का होना, स्टोमेटा का संकन होना, दोनों करेक्टर कैसे हो गए, एक एडेप्टेशन है। जहाँ पर पानी कम हो वहाँ पर प्लांट को ग्रो करने के लिए पत्तियाँ रिड्यूस हो गई। ये भी पत्तियाँ रिड्यूस हो गई तो मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पत्तियों से होता है, तो ट्रांसपिरेशन अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। लेकिन फोटोसिंथेसिस होनी थी तो किसने करी, एसिमुलेटिंग स्टेम ने करी। वहाँ पे स्टेम में क्लोरन का एमाजोन बन गए रिजेस के नीचे, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, इसीलिए हमें स्टेम ग्रीन दिखाई पड़ता है। वाइल द राइजोम बेयर हाइड्रोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। राइजोम में जो होता है, जो राइजोम ज़मीन के अंदर है उसके अंदर क्या हाइड्रोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। द hollow rhizome facilitate the passage of air far down into the soil and serve as root for the uptake of water। अब जो हॉलो नेचर है जो राइजोम में होता है वो हवा को उसमें आने देता है, जिससे क्या होता है उसकी ग्रोथ काफ़ी गहराई तक जाती है और जो पानी के अपटेक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये एक तरह से जो हाइड्रोमॉर्फिक अडेप्टेशन है वो दिखा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें एक ही जैसी बनी होती हैं लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। जो स्टेम ऊपर जा रहा है वो एसिमुलेट कर रहा है, और जो राइजोम जो सॉइल के नीचे है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं बनते, और उसमें हॉलो रीजन्स जो हैं उसकी मदद से वो उसमें हवा भरती है और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है, और तब तक होती है जब तक उसे कोई पानी का सोर्स नीचे मौजूद ना मिल जाए। द रूट्स ऑफ इक्विसिटम अर्वेंसिस ऑल्सो एसोसिएट विद सेवरल स्ट्रेन्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये भी है कि रूट्स में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो है फिर नाइट्रोजन फ्री मिनरल न्यूट्रिशन सोल्यूशन में अगर ये ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर भी इसके लिए एक माकूल एकदम सही अच्छा कंजीनियल माहौल बना देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं भी है एरिया में। तो इसमें साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं रूट्स के, जिससे उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो नाइट्रोजन की कमी एरिया में होने के बावजूद भी जहाँ दूसरे प्लांट नहीं ग्रो कर पा रहे हैं वहाँ ये प्लांट ग्रो कर जाते हैं, और इनकी वजह से वहाँ पर जो नाइट्रोजन की मौजूदगी है वो होने लगती है, जो कि आगे चलकर फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम देखें तो आगे दूसरे प्लांट जो कि नाइट्रोजन की कमी से वहाँ कभी ग्रो नहीं कर पा रहे थे वो इनके साथ में आ जाते हैं और कंपटीशन करने लगते हैं। और उसमें होता ये है कि वो compete करते करते इनसे आगे भी निकल सकते हैं, और फिर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी उस एरिया के नहीं होंगे, और कोई ना कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फास्ट ग्रोइंग होगा, खासकर जो पोएसी के मेंबर्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे वीडियो में आपने देखा था इसके साथ में घास उग रही थी,
तो उन्होंने इसको किसी न किसी दिन जो है इसको सरपास कर जाना है, और उसके इलाके की कम्युनिटी में घास ज़्यादा हो जाएगी और इक्विजिटम के जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन हमेशा जो बहादुर होगा, जो ज़्यादा झेल सकता है चीज़ों को, उनमें आगे निकल जाएगा। तो अब उसमें ग्रासेस में C4 चक्कर होगा, C4 टाइप की फोटोसिंथेसिस होगी जो कि ज़्यादा बेहतर होती है, जो यहाँ पर हमें मिसिंग मिल रही है। और क्योंकि वो अब लीफ से ग्रो करेगा, लीफ से चलेगा, तो उसकी जो पावर है वो इसके मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो अक्सर यही होता है कि जो इनका हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, और हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से जो प्लांट्स हैं ये आगे हमें ज़्यादा नहीं मिल पाते, और पुरानी रिपोर्ट्स में मौजूद रहते हैं कि यहाँ पर थे लेकिन आगे नहीं मिलते। तो वो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जो हैबिटेट कोई भी बनाता है वो खुद ही अपने आप से ही अपनी एक्टिविटी की वजह से उस इलाके का ऐसा सब कुछ चेंज कर देता है कि फिर वो उसके लिए ही ठीक नहीं रहता, और दूसरे प्लांट आकर उसको फिर वहाँ से निकाल देते हैं। ये सिस्टम चाहे प्लांट की सोसाइटी हो, जानवरों की सोसाइटी हो, या इंसानों की सोसाइटी हो, सब जगह लागू होता है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये अडेप्टेशन के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें किसी को बताना हो कि अडेप्टेशन क्या है, तो आप उसको इसका यंग स्टेम का TS दिखा दीजिए। उसमें आपको ज़ीरो फिटिग एज वेल एज जो हाइड्रोमॉर्फिक अडेप्टेशन है वो दोनों हमें नज़र आ जाएंगे। तो एयर स्पेसिस का होना हाइड्रोमॉर्फिक अडेप्टेशन है, और जिस बाकी चीज़ों का जो संकन है या फिर क्यूटिकल है बहुत ज़्यादा, और उसमें सिलिका भी है, तो ये सब वो हैं जो पानी को बचाने की कोशिश में लगते हैं। तो इसी वजह से आपको जो बहुत एरिड कंडीशन है वहाँ पर भी इक्विसिटम हमें मिल जाता है, और इक्विसिटम राजस्थान में भी मिल जाता है जबकि पानी बहुत कम होता है। क्योंकि जब ये पानी मिलता है तो ये अपना फल्टाइजेशन वगैरह करके ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर जितनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि वहाँ पर ये नीचे पानी को टच कर जाते हैं और ऊपर इनका प्लांट ग्रो करता रहता है। तो ये अडेप्टेशन की वजह से ही ये बच पाए, अदरवाइज़ ये अपने साथियों की तरह एक्सटिंक्ट हो गए होते। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेशन अच्छा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया होगा। ये एक अंडरस्टूड चीज़ है, और हम हमेशा इसको कोरिलेट कर सकते हैं कहीं पर लिखने में या बताने में। तो जो अरविंदे स्पीशीज़ है वो सरकमपोलर इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वर्ल्ड वाइड है। यूरोप में भी है, एशिया में भी है, टर्की, ईरान, हिमालय जितने भी हैं, चाहे वो किसी कंट्री को भी टच कर रहे हो, चाइना हो, नेपाल हो, इंडिया हो। और हालांकि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है चाइना का, वहाँ पर ये नहीं मिलते हैं। कोरिया में मिल जाते हैं, जापान में मिल जाते हैं, कनाडा में ये अच्छे से मिलते हैं, और जॉर्जिया, अलाबामा, अरकानसास, टेक्सास, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ये USA के जो जितने स्टेट्स हैं वहाँ दिख जाते हैं। होम ने 1991 में क्लासिफाई किया था अरबनसे को एज अ प्रिंसिपल वीड। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया था एग्रीकल्चर के लिए, खासकर कौन कौन सी कंट्री में, बेल्जियम, कनाडा, इंग्लैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, और जो पुराना सोवियत संघ था, तो अभी रशिया आप कह सकते हैं, रशिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनमें, USA, यूगोस्लाविया जो पुराना था, अब तो स्लाविया अलग हो गया, और ये अलास्का में भी वीट की तरह था, चेकोस्लोवाकिया में भी वीट की तरह, फ्रांस में भी, इंडिया, ईरान, मेडागास्कर, मॉरिशस, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, चिली, चाइना, आइसलैंड, इटली, कोरिया, टर्की, ये सब जगह जो है मिल जाता है, और सब जगह वीट की तरह ही रहता है। हालांकि अब जो बदले हुए आजकल घटनाक्रम है, जो चीज़ें पहले एक तरह से न्यूसेंस मानी जाती थी, उनकी अभी ये उपयोगिता जो है वो आने लगी है सामने। तो क्योंकि ये नाइट्रोजन एसिमुलेट कर लेता है, तो उन एरिया में अब ये ग्रो करा जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी सॉइल में रहती है, और जो नाइट्रोजन पसंद करने वाली क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो पहले इसका प्लांटेशन करा जाता है, फिर इसको वहीं छोड़ देते हैं, और जब ये अच्छा सा ह्यूमस तैयार कर देता है तो फिर वहाँ पे वो प्लांट लगाते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी से ग्रो नहीं हो पा रहे थे। तो पहले जो इसकी बुराई थी वो अब धीरे धीरे अच्छाई में कन्वर्ट हो रही है, और बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है कि ख़ासकर एक प्रोग्राम वे में, ताकि जो नाइट्रोजन एसिमुलेशन है सॉइल में वो बढ़िया हो सके, और उससे दूसरे क्रॉप भी ग्रो कर सकें। तो सबसे आखिर में फिर से एक बार थैंक यू है इन सब जो वेबसाइट्स हैं जिनके हेल्प से सारा कुछ आप देख पाते हैं और मैं बना पाता हूँ। तो इसी के साथ में ये एक्विसिटम का अकाउंट ख़त्म होता है। इसमें कुछ जो
डायग्राम वगैरह हैं वो बेसिक से पढ़े हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से उसको रिपीट नहीं किया। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें डेवलपमेंट आता नहीं है, तो डेवलपमेंट भी मैंने रिपीट नहीं किया। हालांकि यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट इसके प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। तो होमोस्पोरस कंडीशन है तो प्रिमिटिव कंडीशन है, तो इसी तरह से जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है वो भी प्रिमिटिव है। तो वो एक बार बताने की बात है, वो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट आप एक लाइन लिख दीजिए। Thank you for watching.